हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर को हम कुछ इस तरीके से शुरू करेंगे कि जहाँ से हमने पिछले लेक्चर में कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताई थी उनका इस टॉपिक के अंदर, इस लेक्चर के अंदर कैसे आपको एक नई चीज़ देखने को मिलेगी, का मतलब उनका कहाँ रोल मिलेगा। देखना, जो चीज़ आपने सीखी हुई है उसी को मैं आगे बढ़ाता हूँ, पिछले लेक्चर से आगे बढ़ा रहे हैं। कभी क्वेश्चन एग्जाम का पार्ट ऐसे बनता है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताइए। गौर से देखना आप मेरी बात को। नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन sin x इज इक्वल टू एक्स बाई 10। ध्यान दीजिएगा बच्चों, इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे, कितनी x की वैल्यू होंगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। एक बात आपको ध्यान में रखनी होगी, जब भी दोनों साइड की नेचर अलग अलग होती है इक्वेशन की, एक साइड में एल्जेब्रिक फंक्शन है और दूसरी साइड में ट्रिगो फंक्शन है, तो उनकी कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं होती। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हम लोग एक अलग तरीके की स्ट्रेटजी का यूज करते हैं। वो स्ट्रेटजी ये होती है कि इनका दोनों साइड का हम ग्राफ बना के रिप्रेजेंट करते हैं, और वो ग्राफ आपस में जितनी जगह पे मीट करते हैं, कट करते हैं, वो उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन को बताते हैं। इसका मतलब स्टूडेंट आपको ये बात समझनी होगी कि साइन का ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा आपको, और इसका ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, और ये ग्राफ जितनी जगह पे आपस में मीट करेंगे, दैट विल टेल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो देखना, यहाँ पर एक बात मैं समझना चाहता हूँ कि ये साइन कॉस टेन के मैं कुछ ग्राफ सिखाता हूँ आपको, जिससे इस क्वेश्चन को हल किया जा सके, जिससे आप उस पोजीशन में आ सकें जिससे क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर पाऊँ, आंसर कर पाऊँ उसको। तो स्टूडेंट्स, कुछ ग्राफ्स का मैं आपको अंदाज़ा कराता हूँ। तो हेडिंग डालेंगे ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये आज की क्लास की सबसे बड़ी कामयाबियों में चीज़ मानी जाएगी, ग्राफ्स। सबसे पहले साइन एक्स का ग्राफ देखना। यहाँ पर एक्स की वैल्यू कुछ भी डाल सकते हैं, कुछ भी को बोलते हैं डोमेन, तो इस फंक्शन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, एक्स की वैल्यू यहाँ। लेकिन इसके जो आंसर आते हैं, आंसर वो हमेशा -1 से 1 के बीच में आते हैं। ये इसकी रेंज हो गई। ग्राफ स्टूडेंट्स हम इसके बनाते हैं अक्सर, उनको कैसे हम लोग दिखाएंगे अब आप समझ के चलना, और इस चीज़ का हम लोग यूज भी कैसे करेंगे वो चीज़ भी मैं बताऊंगा आपको। इसी तरीके से पहले कॉस का अंदाज देख लेते हैं। कॉस के केस में इसकी जो डोमेन होती है, यहाँ पर भी कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं, यानी इसकी वैल्यू कुछ भी डाल सकते हैं, और आंसर जो आते हैं, यानी आंसर बन जाते हैं इसकी रेंज, और वो बन गए -1 से 1। इसी तरीके से स्टूडेंट गौर से देखना, अगर मैं 10x की बात करता हूँ तो इसमें x की वैल्यू 90 नहीं डाल सकते, 3π/2 270 नहीं डाल सकते। इसका मतलब ये होगा कि इसमें डोमेन जो बनेगी इसकी कुछ भी डाल दो, लेकिन पाई के मल्टीपल नहीं डाल सकते। और इसके जो आंसर्स आते हैं निकल के, यानी इसकी जो रेंज आती है वो कुछ भी आती है, वो रियल हो गई। इसी तरीके से अगर मैं कॉट की बात कर लेता हूं तो जरा देखना, कॉट एक्स फंक्शन में इसमें 0 नहीं डाल सकते, 180 नहीं डाल सकते, 360 नहीं डाल सकते, यानी इसमें डोमेन कुछ भी जा सकेगी, लेकिन n पाई के मल्टीपल नहीं डालेंगे। पाई यहाँ 180 को बता रहा है, n यहाँ पर इंटीजर होता है, और इसके जो आंसर्स निकल के आते हैं वो कुछ भी आते हैं, यानी ये रियल नंबर हो गए। और इसी तरीके से अगर मैं सेक का जायजा करता हूँ तो देखना, सेक एक्स के केस में जो डोमेन होती है यहाँ पर एक्स की, वो 90 नहीं हो सकती, 3π/2 नहीं हो सकती, यानी इसकी जो डोमेन है वो कुछ भी चलेगी, लेकिन ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं चलेगी। और इसमें जो आंसर्स निकल के आते हैं, यानी जो रेंज होती है सेक की, जो कॉस की रेंज होती है उसको हटा के होती है। इसको ऐसे लिख देते हैं या ऐसे भी लिख देते हैं कि इसके आंसर 1 से आगे की तरफ जाते हैं और -1 से पीछे की तरफ लौटते हैं। ऐसे भी बोलेंगे, दोनों तरीके हैं इसके बोलने के, ध्यान दीजिएगा। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कॉसेक एक्स की बात कर लेता हूँ मैं, तो देखना यहाँ डोमेन जो ला लेंगे वो 0 पाई 2 पाई, यानी n पाई के मल्टीपल नहीं डाल सकते। और जो आंसर निकल के आएंगे बच्चों, वो देखना, जो साइन में आंसर आते हैं वो आंसर नहीं आएंगे यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है कोसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है। तो यहाँ पर जो आंसर आएंगे
जो साइन में आते हैं उन आंसर्स को हटा के यहाँ पे यूज में लिया जाता है। इस पॉइंट पर जनरली क्वेश्चंस एंट्रेंस का पार्ट बनते देखे गए हैं। जरा देखना, कुछ इसकी रियलिटी बताता हूँ कि जो चीज़ आपके सामने लिखी है इनको कहते हैं बाउंड्री कंडीशंस। यानी साइन जो होता है वो हमेशा -1 से 1 के बीच में होता है, साइन और कॉस। टेन और कॉट कुछ भी होते हैं। सेक और कोसेक में वैल्यू 1 से आगे दौड़ती हैं और -1 से पीछे चली जाती हैं। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस बाउंड्री कंडीशन। ये बाउंडेड फंक्शन होते। आप जरा देखना, इस पर क्वेश्चन मैं आपके सामने डालूंगा जिससे इस चीज का आपको एहसास हो कि ये चीज किस स्केल पे हम लोगों की हेल्प करेगी, क्यों इसका इंपॉर्टेंस है हमारी आज के इस लेक्चर में। देखना, कभी क्वेश्चन बोलता है विच वन इज रॉन्ग। ऑप्शन लिखे हुए हैं, cos x की वैल्यू -0.3783, sin x की वैल्यू लिखी हुई है 0.6732, tan x की वैल्यू लिखी हुई है 1000, sec x की वैल्यू लिखी हुई है 0.2234। क्वेश्चन बच्चों ऐसे आता है इसका। तो देखना, एक बात यहां समझनी होगी आपको, साइन और कॉस में वैल्यू जो होती हैं वो -1 से 1 के बीच में होती हैं। तो यहां पर ये वैल्यू -1 और 1 के बीच में लिखी हुई है, मीन्स दिस इज करेक्ट। इधर देखिए जरा, ये वैल्यू भी -1 और 1 के बीच में होती है साइन और कॉस में, तो ये वैल्यू भी उस दायरे को फॉलो कर रही है। इसका मतलब ये भी सही लिखा हुआ है। टेन में वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कुछ भी, 10,000, 20,000, 1 लाख, 1 करोड़, व्हाटएवर, तो ये भी सही लिखा हुआ है। लेकिन ये चीज को देखें अगर आप गौर से, तो सेक में वैल्यू 1 से आगे जाती है या -1 से पीछे, ये वैल्यू ऐसा फॉलो नहीं कर रही है। तो स्टूडेंट्स ये इसका गलत लिखा हुआ है, इस पे आप क्रॉस का निशान लगाएंगे। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे फॉर्मेट में बन जाता है। क्वेश्चन 2 पे चलता हूं, इसी चीज को मैं आगे अभी और बढ़ाऊंगा। जरा देखना, क्वेश्चन 2 डालिए, इफ sin θ1 प्लस sin θ2 प्लस sin θ3, इसकी वैल्यू अगर 3 दी हुई है, देन द वैल्यू ऑफ cos θ1 प्लस cos θ2 प्लस cos θ3, इसकी वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन दिए हुए हैं क्वेश्चन में, 3 होगी, 2 होगी, 1 होगी, या चौथा ऑप्शन 0 होगी। ऐसे क्वेश्चन इसका बनता है स्टूडेंट्स, ध्यान देंगे आप, इसको अच्छे से समझेंगे। देखना, sin θ1 sin θ2 sin θ3 की वैल्यू 3 दी हुई। इसको बच्चा थोड़ा सा अगर टेक्निकल दिमाग और जल्दी सोचने वाली स्ट्रेटजी में यूज लाएगा बेटे, तो गौर से देखना, इसमें अगर इसकी वैल्यू 90 डाल दी जाए तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ भी 90 डाल दी जाए तो ये 1 हो गया, यहाँ भी 90 डाल दी जाए तो ये भी 1 हो गया, 1 1 1 3 हो जाएगा। तो एक ऐसा सेट ऑफ पैटर्न दिमाग में आ रहा है इस चीज को आगे बढ़ाने का मतलब क्या हुआ कि सॉल्यूशन की तरफ चलता हूं मैं। देखना, सो दिस इज रिटर्न sin θ1 sin θ2 sin θ3 इक्वल्स 3। ये तब पॉसिबल है जब ये वैल्यू 90 हो जाए, दूसरी वैल्यू भी 90 हो जाए, तीसरी वैल्यू भी 90 हो जाए। अब इन वैल्यूज को उस चीज में डाल देते हैं जिसकी पूछताछ हो रही है आपसे। तो देखना बच्चों, ये ऐसे कुछ बन गया। थीटा की वैल्यू 90 डालोगे तो cos 90 ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो 0 + 0 + 0, आंसर 0 आ गया इसका, यानी ये चॉइस करेक्ट लिखी हुई है। तो इस तरीके से बच्चों हम इसको समझ के चल सकते हैं और आंसर इसका क्लियर कर सकते हैं। इसमें एक थोड़ी सी कंट्रोवर्सी सामने आती है, कभी मैं उसको आपके सामने लाना चाहता हूँ। एक कंट्रोवर्सी क्या रेज होती है उसको ध्यान देना। कई बार स्टूडेंट इसमें यह कहता है कि सर ये बात आपकी कुछ इस तरीके से है, इस बात का मतलब क्या, जरा सुनना। एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट अक्सर बच्चे के दिमाग में ये आता है इस सिचुएशन को देखने के बाद कि सर सपोज करिए A + B + C 3 फ्रेंड हैं, इनके पास 3 रुपए, तो हम लोग ऐसा कैसे कह सकते हैं कि इसके पास भी 1 रुपये है, इसके पास भी 1 है और इसके पास भी 1 है। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये वैल्यू इसके पास में कुछ इस तरीके से लिख दूं 0.5
इसके पास में भी 0.5 हो जाएं, इसके पास में 2 हो जाएं, ऐसे करके आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लें। यानी ये 50 पैसे रखता है, ये 50 पैसे रखता है, इसके पास 2 रुपये हो जाएं। तो बच्चों एक बात समझनी पड़ेगी, ये चीज़ यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। अगर इसकी वैल्यू 1/2 हो गई, इसकी वैल्यू 1/2 हो गई, तो इसकी वैल्यू 2 नहीं हो सकती है, क्योंकि साइन में वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है। यानी इसके अलावा इसकी कोई पॉसिबिलिटी बनेगी ही नहीं। फैक्ट ऑफ द मैटर इज दिस। यानी केवल तीनों मेंबर्स 1 1 1 होंगे तभी इसका आंसर 3 हो सकता है। बाकी अगर किसी मेंबर को आपने छोटा किया तो एक मेंबर इसमें 1 से बड़ा हो जाएगा और उसके चलते बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। इसलिए देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी लेफ्ट फॉर दिस ऑल दिस टू डू, दैट sin θ1 शुड टेक ओनली वैल्यू 1, sin θ2 1, sin θ3 1। तो ये इसका दूसरा है एक्सप्लेनेशन जो बच्चे के दिमाग में कई बार आ जाता है। इस बात को मैं कुछ और डिटेल में आपको समझाता हूं। क्वेश्चन 2 डालेंगे, क्वेश्चन 2 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखना, कभी सिचुएशन ऐसी सामने आती है, क्योंकि एंट्रेंस में अक्सर कोशिश होती है सामने वाले की कि किस तरीके से बच्चे को कंफ्यूज किया जाए और बच्चा उसका आंसर न दे पाए। देखना, कभी क्वेश्चन एग्जाम का पार्ट ऐसे बनता है लाइक दिस। इसमें sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू 4x/x+y का होल स्क्वायर लिखी हुई है। आप समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं इसको बहुत ही क्लियरली। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट? देन विच वन इज करेक्ट? विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन दिखा रहा हूं बच्चों आपको। x y के इक्वल होगा, x y से बड़ा होगा, x y से छोटा होगा, या कोई चॉइस करेक्ट नहीं है, नन ऑफ दिस। ये फिर आपके सामने एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें एक साइड में ट्रिग्नोमेट्री लिखी हुई है और दूसरी साइड में अलजेब्रा लिखा हुआ है। इसमें ऐसी भी सिचुएशन को टैकल करने के लिए हम लोग इस चीज़ का सहारा लेंगे जो आपके सामने डिस्कशन में ली गई है। इधर ट्रिग्नोमेट्री है और इधर अलजेब्रा है। इसकी देखना कैसे कंडीशन लगाएंगे। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहा हूं मैं बच्चों। आपको पता है कि sec थीटा की जो वैल्यू होती है वो या तो 1 से आगे जाती है या फिर -1 से पीछे लौट जाती है। ध्यान देना बच्चों इसको ठीक से। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो -1 का स्क्वायर उल्टा होके प्लस में चला जाएगा। यानी यहां से एक बात समझ आती है कि sec स्क्वायर की वैल्यू हमेशा 1 से आगे जाएगी। इसका मतलब हुआ कि ये जो LHS लिखी हुई है ये हमेशा 1 से आगे गई। तो जब LHS 1 से आगे है तो RHS को भी वैसे ही बिहेव करना पड़ेगा। तो जरा देखना, ये जो वैल्यू लिखी हुई है आपके सामने ये 1 से बड़ी होगी। इसका मतलब हुआ कि 4x/x+y का होल स्क्वायर ये 1 से बड़ा होगा। इसको बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई लगा दो तो देखना ये क्या बना, 4x/x+y होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करिए तो 4x/x² y² + 2xy। ऑर्डर में लाइए, 4x/2xy बचेगा, ऐसे बन गया ये देखना। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो ये क्या बच गया, और मल्टीप्लाई कर दिया हमने माइनस से तो ये ऐसे बना। देख पा रहे हो बच्चों, तो ये ऐसे है। और हम लोग एक बात समझ पाए कि किसी भी चीज का स्क्वायर करने पे आंसर <0 नहीं हो सकता है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एनीथिंग इज ऑलवेज पॉजिटिव, और 0 भी हो सकता है वो। तो देखना यहाँ पर एक रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, एक रोक लगा दिया आपने कि ये 0 से नीचे कभी नहीं जाएगा। छोटे से छोटा आंसर 0 देता है। दोनों साइड का अंडर रूट ले दिया मैंने। x = y ये फाइनल डेस्टिनेशन है, ये यहाँ पे अवेलेबल है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स इन बाउंड्री कंडीशंस को हम लोग ध्यान में रख के चलते हैं।
अब जरा देखना, मैं थोड़ा सा अगले पड़ाव की तरफ चलता हूँ, सेक्शन को आगे बढ़ाता हूँ और इसको कैसे हम लोग यहाँ से आगे अगली स्टेज पर कैसे कदम रखें। तो एक हेडिंग डालेंगे बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विद हायर वैल्यूज, ट्रिगो फंक्शंस विद हायर वैल्यूज। लोअर वैल्यूज में आपने तैयार करा हुआ है 10th क्लास में, साइन 45 1/√2 होता है, tan 45 1 होता है, ये सारी चीज़ें आपने पहले करी हुई हैं। यहाँ से आगे थोड़ा आगे चलते हैं। तो हेडिंग डालें, ट्रिगो फंक्शन विद हायर, ट्रिगो फंक्शंस विद हायर वैल्यूज। ये देखना क्या है, इसमें मैं 2 पॉइंट बताऊंगा आपको और उन पॉइंट्स को समझाऊंगा और उसके बाद इसको आप अच्छे से समझ पाएंगे। दिस इज माई ओन एक्सपेक्टेशन। हो सकता है कि और भी एग्जांपल्स उससे पहले ही आपको चीज़ समझ आ जाए। देखना बच्चों, इसमें 2 रूल मैं लिख रहा हूं, वो आपको फॉलो करने हैं, समझने हैं। रूल नंबर 1, फंक्शंस, ट्रिगो फंक्शंस, ट्रिगो फंक्शंस स्टार्टिंग विद पाई, इसको 180 बोलते हैं, और 2 पाई, 2 पाई को 360 बोलते हैं, आर नॉट चेंज्ड, ओनली साइन चेंजेस, ओनली साइन चेंजेस बाय ASTC रूल। देखना कुछ नई चीज यहां आपको देखने को मिल रही है, ASTC रूल। अक्सर बच्चों से जब ये बात की जाती है कि ASTC रूल के बारे में आपको जानकारी है, तो जरा देखना वो इसकी नई नई बातें बताते हैं। ए का मतलब बच्चा बोलता है कि सर इसको बोलते हैं हम, ए का मतलब यहाँ आफ्टर है, एस का मतलब स्कूल, टी का मतलब टू और सी का मतलब कॉलेज। बच्चा बोलता है कि स्कूल के बाद कॉलेजिंग होती है, स्कूल की पढ़ाई करने के बाद कॉलेज की पढ़ाई होती है, ऐसे बताता है इसका मतलब, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। कुछ बच्चे इसका मतलब इस अंदाज में भी बताते हैं, ASTC का मतलब ऐड, ए का मतलब ऐड, एस का मतलब शुगर, टी के मायने 2 और सी के मतलब उनके नज़रिए से कॉफ़ी होती है, ऐसे बताते हैं। बोलते हैं कि ऐड शुगर टू कॉफ़ी, कॉफ़ी में थोड़ी चीनी मिला दो। सच में बच्चों ऐसा इसके पीछे कोई रीज़न नहीं है, ये तो कुछ दिमाग में रखने वाले पॉइंट्स हैं, टैक्टिक्स हैं बच्चे को याद रखने के लिए। इसका सही मतलब क्या होता है, इसका सही मतलब देखना बच्चों, ए का मतलब होता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस होता है और इसका उल्टा कॉसेक प्लस होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है और इसका उल्टा tan का कॉट पॉजिटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है और इसका उल्टा सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। एक बात यहाँ और समझने वाली होती है बच्चों, आप जान पा रहे होंगे इस चीज़ को, फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 to 90 होता है, ये लाइन 0 की होती है, ये लाइन 90 की होती है। सेकेंड क्वाड्रेंट 90 से लेके 180 होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक। थर्ड क्वाड्रेंट आपका 180 से 270 होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट ऐसे होता है। तो ऐसे करके हम लोग इसको समझ पाते हैं। तो जरा देखना इस बात को मैं अब कुछ क्वेश्चंस की हेल्प से आपके सामने डालता हूं। कुछ क्वेश्चंस की हेल्प से इसमें पॉइंट को लाना चाहता हूं, आप समझें इसको अच्छे से। देखना, कभी मेरे को बोला गया कि tan 120 की वैल्यू बताइए। एक बच्चे ने क्या काम करा कि इस 120 को ऐसे लिख दिया 180 - 60 करके। इसको ध्यान एक रखना होगा आपको, या तो ये 90 से तोड़ेंगे इसको, या 180, 270 या 360, यानी जहाँ पर क्वाड्रेंट टूटते हैं उस रकम को आगे रखा जाता है। तो इस बात को ध्यान रख के चलना है। प्रॉपर्टी क्या कहती थी आपकी, गौर दीजिएगा, कि अगर कोई फंक्शन 180 या 360 से शुरू हो रहा है तो वो चेंज नहीं होगा, एंगल चेंज नहीं होगा, क्वाड्रेंट के हिसाब से साइन चेंज होगा।
तो इसका देखना 180 तो बोलते हैं इतने को, और इसको जो कुछ भी लिखा है इसको थीटा मानेंगे। थीटा मतलब बहुत छोटी रकम, तो 180 में से थोड़ा कम कर दें तो हम सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गए। और सेकेंड क्वाड्रेंट में तो देखना साइन और कॉसेक प्लस के होते हैं, tan तो माइनस का होगा, tan 60 की वैल्यू डाल दो, आंसर तैयार हो गया आपका। और देखना बच्चों, अगर आपसे पूछा जाता है कभी cos 240 की वैल्यू निकालो, तो देखना बच्चा कैसे एक्शन में आएगा। इसको 240 को ब्रेक कर दिया ऐसे करके, 180 से या 360 से फंक्शन शुरू होता है तो ये चेंज नहीं होता। क्वाड्रेंट कौन सा गया इसका, 180 बोलते हैं कंप्लीट एंगल। थोड़ा सा आगे चलने की बात हो रही है, थर्ड क्वाड्रेंट है, तो थर्ड में देखना tan और cot पॉजिटिव होते हैं, ये तो cos है माइनस का हो गया। इसका मतलब ये इसका आंसर दे दिया आपने। देखना बच्चों और एग्जाम्पल समझिए इसका। कभी आपसे बोला गया tan 150 की वैल्यू निकालिए या 225 की निकालिए, तो देखना इसको कैसे एक्शन में आता है बच्चा। 180 से शुरू करके 45 ऐड कर दिए, 180 से शुरू हो रहा है, ये फंक्शन चेंज नहीं हुआ। क्वाड्रेंट कौन सा गया ये, 180 दिस मच प्लस थोड़ा सा आगे, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में tan का हाल कैसा है, पॉजिटिव है, तो दिस इज पॉजिटिव, आंसर 1। तो बच्चों इस तरीके से इसको हम कैलकुलेट करते हैं। आप जरा देखना इसका रूल 2 सिखाता हूं मैं आपको। इसका रूल 2 पे आइए। रूल सेकेंड क्या है स्टूडेंट्स इसका, सेकेंड रूल, ट्रिगो फंक्शंस स्टार्टिंग विद π/2, इसको 90 बोलते हैं, और 3π/2 इसको 270 बोलते हैं, आर चेंज्ड इनटू देयर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस, चेंज इनटू देयर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस विद साइन। समझते रहिएगा बच्चों। देखना ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ये वर्ड नया आ गया, आपको जानकारी होगी बच्चों। साइन थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस थीटा होता है, कॉस का साइन होता है इसलिए डबल हेडेड एरो लगा रहा हूँ। tan का कॉम्प्लीमेंट्री कॉट होता है और कॉट का tan होता है। सेक का कॉम्प्लीमेंट्री कॉसेक होता है और कॉसेक का सेक होता है, यानी ये मतलब होता है इसका कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड का यहाँ पे। अब इस बात को मैं समझाना चाहता हूँ, रूल नंबर 2 के सही मतलब क्या है, गौर दीजिएगा सारे बच्चे। ये आज की क्लास की सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको समझाई जा रही है। 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री में इसी के साथ हम दहलीज पे आगे कदम रखते हैं। देखना, अगर मेरे को एक बच्चे ने तो ये ऐसे लिख दिया, अगर इसी क्वेश्चन को देखना एक बच्चे ने ऐसे लिख दिया होता, 10 120 को बच्चे ने ऐसे कन्वर्ट कर दिया। आपको रूल सिखाया जा रहा है, अगर 90 से शुरू होता है कोई फंक्शन तो वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री में बदलेगा, tan cot में बदल गया, एंगल सेम आ। क्वाड्रेंट देखना बच्चों इसका 90 इतना होता है, प्लस 30 थोड़ा आगे सेकेंड में गए, और सेकेंड में आपको पता है ASTC रूल से, ASTC रूल हमारा सेकेंड में साइन को और कॉसेक को पॉजिटिव रखता है। ये तो tan है, cot 30 की वैल्यू डाल दी। दोनों तरीके से सेम आंसर आएगा, चाहे इससे निकालो चाहे इससे निकालो, यू आर फ्री। एग्जाम में ऐसा नहीं बोला जाएगा कि इस पर्टिकुलर तरीके से निकालिए, एग्जाम में बस आपसे वैल्यू निकलवाई जाएगी, आप फ्री हैं वहाँ पे, किसी भी तरीके से उसका यूज करेंगे। ये आपको अपनी कन्वीनियंसी देखनी पड़ेगी, किस तरीके से आप जल्दी से आंसर देने की पोजीशन में हैं। इस क्वेश्चन को देखना बच्चे ने कैसे और कर दिया। एक बच्चे ने इसको कैसे डिजाइन दे दी, 270 में से माइनस कर दिया। जब भी फंक्शन 270 या 90 से शुरू होता है तो ये अपने कॉम्प्लीमेंट्री में बदल गया। क्वाड्रेंट क्या बना इसका, 270 बोलते हैं इतने को, थोड़ा सा कम रहिए, यहाँ आइए, ये थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में रूल क्या कहता है,
10 पॉजिटिव होता है कॉट, ये तो कॉस है माइनस का हो गया, साइन 30 की वैल्यू डाल दी। दोनों आंसर सेम है बच्चों, गौर से देखना। इस एग्जाम्पल पे आइए बेटे, एक बच्चे ने इसको 180 से शुरू किया, एक बच्चा देखना है इसको ऐसे शुरू कर सकता है 270 माइनस 45 से। 270 के चलते कॉट में बदलेगा, क्वाड्रेंट का चेक कर लो एक बार। 270 कहते हैं इतने एंगल को, थोड़ा कम रहिए थर्ड में, और थर्ड में 10 पॉजिटिव का होता है तो ये प्लस, कॉट 45 की वैल्यू डाल दो 1। आंसर यहाँ से भी 1 है, यहाँ से भी 1 है। कहने का मतलब हुआ किसी भी तरीके से आप इसको कर सकते, इट इज योर ओन रिस्क हाउ यू मूव ऑन। आंसर सही होना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये ट्रेनिंग का पार्ट है अभी, तो इसको ट्रेनिंग के दौरान सारे तरीके, सारे मेथड्स, सारे हथगंडे बच्चे को सीख लेने जरूरी होते हैं। देखना इसका एप्लीकेशन में कुछ ऐसे सिखाऊंगा, कभी कभी एक चीज और सामने आ सकती है इसी चीज में, तो फंडा को याद रखिएगा। ये फंडा क्या रहा, एक बार मैं रिकैप में लेता हूं इस चीज को। इसके मतलब क्या रहे कि अगर कोई फंक्शन 180 से या 360 से शुरू होता है तो वो चेंज नहीं होगा, केवल क्वाड्रेंट के हिसाब से साइन चेंज होगा। अगर फंक्शन 90 या 270 से शुरू होता है तो वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में बदलेगा, फिर क्वाड्रेंट के हिसाब से साइन चेंज होगा। ये मतलब होता है इसका। देखना कभी ऐसे लिखा हो, बहुत बड़ा एंगल लिखा हो, कभी ऐसे लिखा हो, कभी ऐसे लिख दिया गया, साइन 1140 की वैल्यू बताई। आपको क्या करना होगा बच्चों, इसमें 360 से देखना होगा कि कितने, रफली आपको समझाऊं, 360 का डिवाइड लगा के, तो ये 1080 हो गया, ऐसे बनाइए, यानी 3 कंप्लीट राउंड हो गए 360 के। यानी देखना इसको मैं कैसे लिखता हूं, अब आप समझ के चलना इसको मैंने लिख दिया 360 इंटू 3 प्लस 60। इसका क्या मतलब हो गया, ये 180 से या 360 से शुरू हो रहा है फंक्शन कभी, तो ये बदलेगा नहीं। इसका क्वाड्रेंट कौन सा गया, 360 के 3 राउंड लगाने, तो देखना 1 राउंड हो गया, 2 राउंड हो गए, तीसरा राउंड हो गया, उसके बाद थोड़ा और यहाँ पे आ गए आप। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस का होगा, आंसर तैयार कर दिए। तो कभी स्टूडेंट अगर बहुत बड़ा एंगल लिखा हुआ है तो आप क्या करेंगे, 360 के मल्टीपल ढूंढेंगे उसके अंदर और फिर उसके हिसाब से उसे एडजस्ट करेंगे। तो दिस इज द मेथड फॉर सिंप्लीफाइंग द बिगर एंगल्स, हायर एंगल्स, ऐसे चला जाएगा इसके। अब मैं चलता हूं इसके कुछ और एप्लीकेशन दिखाने के लिए। एक क्वेश्चन और लिखें आप, इस चीज को बेहतरी से समझना पड़ेगा आपको। कभी क्वेश्चन बोलता है द वैल्यू ऑफ cos पाई प्लस एक्स, cos माइनस एक्स, cos पाई बाई 2 प्लस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स, इसकी वैल्यू इन चारों में से कौन सी लिखी हुई है, 1 साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर या कॉट स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चन बनता है इसका एग्जाम के अंदर। तो देखना डियर स्टूडेंट्स, कैसे हम यहां से आगे बढ़ पाएं, कैसे चल पाएं। इनकी आपको अलग अलग वैल्यू निकाल के लानी है चारों की। चलता हूं मैं इसके सॉल्यूशन की तरफ, आप अच्छे से इस पर दिमाग लगाते रहिए। 180 से शुरू हो रहा है, कॉस बदलेगा नहीं। इसका क्वाड्रेंट थर्ड हो गया, थर्ड में कॉस माइनस का होता है। इधर आइए, कॉस माइनस थीटा की वैल्यू प्लस कॉस थीटा होती है। इधर आइए, कॉस 90 प्लस थीटा 90 से शुरू हो रहा है, ये अपने कॉम्प्लीमेंट्री में बदल गया। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस माइनस का होता है।
180 से शुरू हो रहा है, साइन बदलेगा नहीं। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस होता है, माइनस माइनस खत्म कर दो, ऊपर बचा हुआ है कॉस स्क्वायर, नीचे बच गया है साइन स्क्वायर, आंसर कॉट स्क्वायर बनेगा स्टूडेंट्स इसका। सो दिस इज द राइट चॉइस। तो इस तरीके से हम इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। और देखें इसके एक दो एग्जाम्पल। देखना कभी ऐसे लिखा हो, लिखें cos 2 पाई प्लस एक्स cos 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स cot 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स प्लस cot 2 पाई प्लस एक्स। इसकी वैल्यू इन चारों ऑप्शंस में से कौन सी लिखी हुई है? 3, 2, 1 या नन ऑफ दिस? ऐसे लिखो। यहां पर भी आपको अपनी पूरी काबिलियत दिखानी पड़ेगी इन हर टर्म को सॉल्व करने पे, और जो इनको सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर मिलेगा वो आपकी फाइनल रिपोर्ट तैयार होगी। सॉल्यूशन के लिए चलता हूं बच्चों, ध्यान देना। देखना 2 पाई से शुरू हो रहा है, कॉस बदलेगा नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट है प्लस का हो गया। cos 3 पाई बाई 2 से शुरू हो रहा है, साइन में बदल गया। चौथा क्वाड्रेंट हो गया, cos प्लस का होता है, ब्रैकेट में एंट्री कर दी मैंने। cot 3 पाई बाई 2 से शुरू हो रहा है, tan में बदल गया। ये माइनस रखना पड़ेगा। ये थर्ड क्वाड्रेंट है, tan प्लस का होता है, cot प्लस का होता है। यहाँ पे इधर आइए, 2 पाई से शुरू हो रहा है, cot बदलेगा नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट है प्लस का रहे। इसको सॉल्व कर दो बच्चों, आंसर तैयार होने लगा। यहाँ से tan के मतलब क्या होते हैं, cot का मतलब क्या हुआ। सिंप्लीफाई करिए ब्रैकेट को होल हार्टेडली, अच्छा दिमाग रखते हुए, लाइक दिस, साइन इंटू साइन, कॉस इंटू कॉस, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 होता है, ये इसको काट देगा। आंसर आपके सामने तैयार है, तो 1 विल बी द आंसर। और 1 ऑप्शन कहां पर अवेलेबल है। और इस तरीके के छोटे क्वेश्चन छोटे एंट्रेंसेस में बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं। क्वेश्चन का बहुत बड़ा लेवल नहीं है, लेकिन चीज़ों को समझने के लिए, शुरुआती दौर को अच्छे से बनाने के लिए इन एप्लीकेशंस की बहुत ज़्यादा यूटिलिटी है। देखना, जब क्वेश्चन बनता है, पेपर सेटर क्वेश्चन तैयार करता है, तो फिर वो सारी हदें पार कर देता है। उसके दिमाग में ये बात नहीं रहती कि ये बच्चे ने चीज़ पढ़ी होगी या नहीं पढ़ी होगी, उससे तो क्वेश्चन डालने से मतलब होता है। लिखना एक क्वेश्चन, इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD, द वैल्यू ऑफ cos A प्लस cos B प्लस cos C प्लस cos D की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन डाल रहा हूं आपके सामने, 4, 3, 2, 0, लाइक दिस। बच्चों, इसमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा है सवाल। जब भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का वर्ड हमारे दिमाग में आता है तो 2 डेफिनेशन सामने आती। एक तो वो क्वाड्रिलेटरल जिसके सारे पॉइंट, सारे वर्टिसेस सर्कल पे लाई करते हैं, उसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। दूसरी बात, जिसके अपोजिट एंगल्स का सम 180 हो जाता है, वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। गौर से देखना, ये बात मेरी तुरंत समझ में आ गई। कोई भी क्वाड्रिलेटरल है जिसके आमने सामने के एंगल अगर 180 हो जाते हैं, यानी A प्लस C का टोटल 180 हो जाए, एंड दूसरी बात क्या, B प्लस D का टोटल 180 हो जाए।
देखना बच्चों, इसमें से किसी एक को मैं राइट में ले चलता हूं। इसके आगे कॉस लगा दिया मैंने, कॉस। ध्यान देना, ये क्या बना, कॉस ए इक्वल टू 180 से शुरू हो रहा है, कॉस बदलेगा नहीं। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस माइनस होता है। कॉस सी को लेफ्ट में शिफ्ट कर दो, आंसर बन गया कॉस ए प्लस कॉस सी इक्वल टू 0। एक इक्वेशन तैयार हो गई है। सेम प्रोसेस विल बी फॉलोड इन दिस केस एज वेल। आई एम ट्रांसफरिंग दिस डी टू राइट साइड, अप्लाइंग कॉस टू बोथ द साइड्स। No change in the LHS at all. Cos is starting with 180, so there will be no change. But it is lying in the second quadrant, so cos will be of negative sign. Transferring this to left, cos B plus cos D equal to 0. This is equation 2. Adding first and second result, दोनों को ऐड कर दो बच्चों। तो देखना, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, ये cos ए प्लस cos सी, cos बी प्लस cos डी, cos ए cos सी cos बी cos डी, 0। ऑर्डर में लाइए थोड़ा इसको। ये आंसर तैयार हो गया। आप ये यहां छुपा हुआ है ऑप्शन 4 में। तो बच्चों इसको हम बड़े मजे से सॉल्व कर सकते हैं, देख लो। तो ये सेक्शन आज आपका 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत हो रही है। अपना कदम हमने आज 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री में आगे रखा है। पिछले लेक्चर में आपसे केवल 10th क्लास की बात हुई थी, जिसे हम एलिमेंट्री ट्रिग्नोमेट्री बोलते आए हैं। कुछ और एप्लीकेशन लेके मैं इस चीज को और क्लैरिटी देना चाहता हूं। Write some more example. लिखिए बच्चों, in a quadrilateral ABCD, in a quadrilateral ABCD, the value of cos A plus B by 2 प्लस कॉस सी प्लस डी बाई 2 इज व्हाट? ऑप्शन आपके सामने 0, 1, -1, 2। कुछ प्लान आपकी तरफ से आए, कुछ आप बताना चाहें कैसे इसकी शुरुआत करें, तो वो ये बड़ी बात होगी। देखना कैसे बढ़ सकते हैं हम लोग। अब क्वाड्रिलेटरल की जब भी जिक्र होती है तो बच्चों आपको पता है कि उसके चारों एंगल्स का टोटल 180 होता है। चारों एंगल्स का टोटल 360। कॉन्सेप्ट आपको पहले से तैयार रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इंजीनियर्स और डॉक्टर जो बनते हैं वो मेधावी छात्र होते हैं। मेधावी का मतलब बच्चे को पहले से अच्छी जानकारी है उस चीज़ की, अच्छे से किताबों को पढ़ा है उसने। जैसे ही क्वाड्रिलेटरल की बात हुई तो उसको पता है कि चारों एंगल्स का टोटल 360 होता है। अगर ये पॉइंट ही नहीं पता तो फिर क्वेश्चन की तरफ देखना भी बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। सी डी को इन्होंने इकट्ठा करा हुआ है, ए बी को एक साथ ले रखा है, तो मैं भी वही काम करता हूं कि इसको एक साइड ले चलता हूं लाइक दिस। 2 से डिवाइड लगा रखा है, मैं भी वो काम कर देता हूं। 2 से डिवाइड लगा दिया सबको। दोनों के आगे कॉस अप्लाई कर दो बच्चों। कॉस अप्लाई कर दिया दोनों साइड में। लेफ्ट हैंड साइड को कुछ ना बोलते हुए, कॉस 180 से शुरू हो रहा है, बदलेगा नहीं है। क्वाड्रेंट सेकेंड है, माइनस का होगा। इस सारी चीज को लेफ्ट में शिफ्ट कर दो। आंसर तैयार हो गया आपका 0 एंड दिस इज अवेलेबल हियर।
तो इस चीज़ को एक बार अच्छे से दिमाग में बिठाइए बच्चों। अगर ये बात आपको समझ आ रही है तभी आगे बढ़ना अच्छा होगा। अगर इसमें कहीं आपको दुविधा है, डाउट है, तो आगे बढ़ना समझदारी नहीं। तो इस तरीके से हम इसी चीज़ के ये जो एप्लीकेशन सीखे हैं उनको हम लगा रहे हैं इसके अंदर। देखना, चीज़ों की वेरिएशन किसी भी एंगल तक हो सकती है। एक और क्वेश्चन समझिए इसका। One more problem based upon the similar logic. In triangle ABC, the value of cos 3a plus b plus 2c upon 2 plus cos a minus b by 2, इसकी वैल्यू कितनी होगी? देखना, उसी पैटर्न पे क्वेश्चन है, उसी चीज़ को मेरी सिखाने की बहुत ही जुझारू कोशिश हो रही है मेरी अपनी तरफ से, उसी चीज़ को सिखाने के लिए। किसी ट्राइंगल ABC में cos 3a प्लस बी प्लस 2c अपॉन 2 प्लस cos a माइनस बी अपॉन 2 कितना होगा? ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। कोई शुरुआत, कोई पीस ऑफ एडवाइस आपकी तरफ से रहेगा। एक बात यहां बड़ी क्लियर है। अभी आपने देखा कि किसी जब क्वाड्रिलेटरल का नाम आता है तो ये सेंटेंस दिमाग में आता है कि चारों एंगल का टोटल 360 होता है। अभी आपने देखा जब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वर्ड हमारे दिमाग में आता है तो कैलकुलेशन चलती है कि अपोजिट एंगल्स का सम 180 होगा। ऐसे ही जब ट्राइंगल का नाम आता है तो तीनों एंगल्स का टोटल 180 होता है। ये बात आपको पता है? गौर से देखना, तीनों एंगल्स का टोटल 180 होता है। सुनिएगा बात को। एक बात आपको थोड़ी सी टेक्निकल दिमाग लगाना पड़ेगा। इधर ए और बी की जिक्र हुई है, इधर सी की भी जिक्र करी है, ए बी सी की। मेरी कोशिश क्या होगी कि इसको इस जैसा बना दूं, इसमें से सी को हटा देता हूं। तो देखना, अगर मैं इसमें से सी को हटाता हूं तो ये किस तरीके से काम करेगा। देखना स्टूडेंट्स, इसको कैसे हम लोग कामयाब बना सकते हैं। इसमें से सी की वैल्यू निकाल दो और यहां पे लाके पुट कर दो। तो देखना इस क्वेश्चन की डिजाइन बनेगी कैसे। 3a प्लस 2b, 3a प्लस b, इसमें 2 से मल्टीप्लाई लगा दिया, ऐसे बन गया है बाई 2। और इस चीज को आपने कुछ नहीं बोला, इस टर्म में कोई बदलाव नहीं किया आपने। दिस इज लाइक दिस। सिंप्लीफाई करिए पूरा दिमाग लगाते हुए। cos 3a माइनस 2a, ए बचा, b माइनस 2b माइनस b हो गया, 360 बाई 2। इस चीज को आप कुछ नहीं बोल पाएंगे, अभी कुछ भी नहीं कहिए। इसको ऑर्डर में लाइए सारी चीज़ों को। 360 में 2 का डिवाइड 180, इधर ये इसको ऐसे लिख दिया आपने। नो चेंज एट ऑल। कॉस 180 से शुरू हो रहा है, बदलेगा नहीं। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस माइनस का हो जाएगा। इस टर्म को मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूं, पहले स्टेप से एज सच लिखी हुई है ये सारी स्टेप्स। इंटरेस्टिंग कहानी यहाँ पे आके दम लाएगी बेटे। ये देखिए, 0 आंसर, दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल हो गई हैं और आंसर इसका 0 तैयार हो गया। तो देयर आर मोर देन मैनी क्वेश्चंस पॉसिबल बेस्ड अपॉन दिस।
इसके बाद इसमें जो आज हमने हायर एंगल्स की वैल्यू निकालनी सीखी है उसको मैंने इसमें लगाया है। इसमें स्टूडेंट्स ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत हम लोगों ने करी हुई है, तो इसके ग्राफ्स का इंपॉर्टेंस भी समझ के चलना पड़ेगा। तो लिखिए जरा, साइन एक्स का ग्राफ, हेडिंग डालें ग्राफ्स। साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं। कैसे चलेगा साइन का ग्राफ, ध्यान से समझ के चलेंगे अच्छे से। इधर 90, 180, 3π/2, 2π। साइन की रेंज ऊपर 1 तक जाती है, नीचे -1 तक जाएगी। जितना पॉजिटिव में चलें उतना नेगेटिव में भी आइए, लाइक दिस। अब देखना इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाए। इन ग्राफ्स को हम पॉइंट डाल डाल के कर्व को मिलाते चलते हैं। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, तीनों को मिला दो। साइन 3π/2 की वैल्यू -1 हो गई, 2π की वैल्यू 0, तीनों को मिला दो। इसी तरीके से ग्राफ आगे भी चलेगा। -90, -1, -π, 0, ये पॉइंट्स मिला दिए। 3π/2 पे 1, -2π पे 0, इनको मिला दी। ये बच्चों साइन एक्स का ग्राफ तैयार है आपके सामने। कॉस के ग्राफ की तरफ चलते हैं जरा। कॉस का ग्राफ, ध्यान से समझते रहिएगा, और जहां भी आपको डिफिकल्टी अराइज होती है इनबॉक्स में जाके अपनी क्वेरी को मेरे सामने ला सकते हैं। साइन कॉस का ग्राफ भी ऊपर 1 और नीचे -1 तक जाता है। यहाँ पर भी हमें उसी मोड में आगे बढ़ना पड़ेगा। कॉस 0, 1 होता है, 90 की वैल्यू 0 होती है, कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है। मिला दो तीनों पॉइंट्स को। 3π/2 0 होता है, 2π पे वैल्यू 1 होती है, मिला दो तीनों पॉइंट्स को। -90 0, -π पे -1, 3π/2 पे 0, 2π पे 1, इकट्ठे मिला दो सबको। डियर, ये ग्राफ cos x का तैयार हो गया है। इसमें खास बात आप जो देख पा रहे हैं वो ये है कि ये वैल्यू हमें याद रहनी जरूरी है। याद रखेंगे साथ साथ इनको निकालना भी आना जरूरी है। जैसे cos 180 की वैल्यू -1 लगाई है मैंने। 180 की वैल्यू -1 कैसे लगाई है देखो जरा। इसको मैंने लिख दिया 180 + 0। 180 से cos शुरू हो रहा है, बदलेगा नहीं, 0 आ गया। थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस होता है या सेकंड में माइनस होता है, और cos 0 की वैल्यू 1। ऐसे इन वैल्यूज को निकाला गया है जो आज आपको सिखाई गई, उसके बिना बात नहीं बने। ग्राफ नंबर 3 10x। तीसरा ग्राफ 10x में देखना, एक बात तो आपने ये सीखी शुरू में कि इसकी जो x की वैल्यू होती है बच्चों, वो 90 नहीं डाल सकते, 3π/2 नहीं डाल सकते, यानी ऑड मल्टीपल π/2 नहीं डाल सकते। इसके जो आंसर आते हैं उनको रेंज कहते हैं, यानी ये कुछ भी आंसर आते हैं इसमें। एक बात थोड़ी सी नई और सिखाना चाहता हूं आपको। देखना, कभी किसी फंक्शन की नेचर चेक करते हैं तो उसको डिफरेंशिएट कर दो। 10x का डेरिवेटिव आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा शुरुआती दौर में, sec² x होता है, ये 0 से बड़ा हो। कोई फंक्शन अगर 0 से बड़ा उसका डेरिवेटिव हो जाता है तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन बोला जाता है। इंक्रीजिंग फंक्शन, ये वर्ड नया है बच्चों आपके लिए। इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब होता है कि कोई, जब हम इसको इनपुट बढ़ाते हैं तो आउटपुट बढ़ जाता है,
यानी x की वैल्यू ज़्यादा डालेंगे तो y की वैल्यू ज़्यादा आती है। यानी ऐसे बोल दूं मैं कि ग्राफ लेफ्ट टू राइट बढ़ता जाता है। ये मतलब होता है इंक्रीजिंग फंक्शन का। वैल्यू कम करते हैं तो ग्राफ गिरता है, वैल्यू ज़्यादा करते हैं तो ग्राफ चढ़ता है। 10x का मैं ग्राफ बना रहा हूं, तैयार रहिएगा, मेंटली अच्छे से समझिए इसको। π/2 पाई 3π/2 दिस इज 2π। पीछे लौटिए उसी इंटरवल पे, -π/2 -π -3π/2 दिस इज -2। जहां पर ग्राफ डिफाइंड नहीं होता वहां लाइनें डाल दो। यहाँ पे ग्राफ डिफाइंड नहीं है, ग्राफ यहाँ पे डिफाइंड नहीं है, इधर भी ग्राफ अलग रहेगा, यहाँ से अलग रहेगा, इन लाइनों से ग्राफ दूर रहेगा। देखना अब मैं इस बात को बोलता हूं, tan 0 पे वैल्यू 0 होती है। tan में अगर मैं यहां से आगे बढ़ना शुरू करूंगा तो ग्राफ की नेचर इंक्रीजिंग है, ये ग्राफ चढ़ना शुरू कर देगा, और वैल्यू कम करूंगा तो ग्राफ गिरना शुरू कर दे। tan पाई 0 होता है। यहां से आगे बढ़ूंगा तो ग्राफ की नेचर इंक्रीजिंग है, चढ़ेगा ऊपर, लेकिन इस लाइन को नहीं छुएगा। कम करेंगे तो ग्राफ गिरेगा। -π पर 0 होता है, वैल्यू आगे बढ़ेंगे तो चढ़ेगा ग्राफ, कम करेंगे गिरेगा। ऐसी शक्ल बार बार बनती जाएगी, हजारों बार बनती जाएगी। तो ये ग्राफ 10x का आपके सामने है। कई क्वेश्चन आईटी के अंदर आए हुए हैं जिनमें ग्राफ से क्वेश्चन पूछे गए, उनको मैं लाऊंगा कभी आपके सामने। लेकिन अभी इस दौर में ग्राफ्स को पहले सीख रहे हैं। वी आर द लर्नर, बिगिनर। cot x, cot x का ग्राफ देखें बच्चों। देखना इसमें पाई 0 नहीं डालेंगे, पाई नहीं डालेंगे, 2π, यानी इसकी डोमेन हो गई r - n π। n यहाँ पे इंटीजर है। इसके आंसर बच्चों कुछ भी आते हैं, रेंज हो गई रियल। एक बार इसकी नेचर भी जाननी पड़ेगी। इसको डिफरेंशिएट में करता हूं तो इसका डेरिवेटिव होता है -cos² x। ये वैल्यू नेगेटिव हो गई, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। डिफरेंशिएशन करने के बाद अगर आंसर लेस देन 0 आता है तो वो डिक्रीजिंग नेचर होता है। डिक्रीजिंग नेचर का मतलब होता है कि जैसे जैसे वैल्यू बढ़ाओगे ग्राफ गिरेगा। उल्टी नेचर होती है इसकी। कुछ लोगों की भी उल्टी नेचर होती है, देखा होगा आपने कि कोई बात उनसे बढ़िया कहेंगे आप तो उसका उल्टा चलेंगे, तो उनको बोलते हैं डिक्रीजिंग नेचर। बहुत होते हैं ऐसे, आपके अपने साथी होंगे अगल बगल में जो बैठे होते हैं। तो देखना इसको मैं कैसे बढ़ाऊंगा आगे। cot x के ग्राफ को सुनना मेरी बात को अच्छे से बेटे। उसी अंदाज में π/2 पाई 3π/2 2π, -π/2 -π -3π/2 और -2π। जितना ग्राफ उधर बनाया उतना ग्राफ उधर। ग्राफ के लिए बाउंड्री बना दीजिए। ग्राफ पाई पे नहीं, इस लाइन को यहाँ से छुएगा नहीं, 2π को नहीं छुएगा ग्राफ, -π वाली लाइन को टच नहीं करेगा, -2π से भी दूर रहेगा। पहले उस एरिया को मार्क कर लेते हैं हम लोग जिसमें ग्राफ जाएगा ही नहीं, जिसको टच नहीं करेगा। दिस इज द टारगेट। देखना 0 वाली लाइन से भी ग्राफ दूर रहता है। 90 पर 0 होता है ग्राफ, कभी इससे निकलता है, यहां से निकलता है। ग्राफ को जब आगे बढ़ाऊंगा बेटे तो इसकी नेचर उल्टी है। मैं ज़्यादा वैल्यू दूंगा इसको तो आंसर कम देगा निकाल के, ऐसे गिरेगा, और वैल्यू कम करेंगे तो ग्राफ चढ़ेगा। 3π/2 पे 0 होती है वैल्यू, आगे बढ़ूंगा तो ग्राफ -π/2 0, आगे बढ़ेंगे ग्राफ गिरेगा, पीछे हटेंगे ग्राफ चढ़ेगा। 3π/2 पे 0, आगे बढ़ेंगे ग्राफ गिरा, पीछे हटेंगे ग्राफ चढ़ा। ये cot x का ग्राफ इस अंदाज में तैयार होगा। तो आप भी अपने आप से इनको प्रैक्टिस करिएगा, बनाइएगा अपने आप से। पहली बार में 1-2 बारी में उलझनें आती हैं, वो आपके सामने भी आ सकती हैं। उलझनों के केस में आप टीचर की सहायता लेंगे, हेल्प लेंगे। sec x का ग्राफ, y = sec x। ये 2 ग्राफ बचे हुए हैं इसके अंदर, उनको भी
आपके सामने लाया जाएगा sec x एंड cosec x। देखना sec x का ग्राफ बनाता हूं बच्चों। इसमें 0 9 इस 93 π/2 ये वैल्यू नहीं डालेंगे, यानी इसमें डोमेन जो हो गई इसकी कुछ भी डालेंगे, ऑड मल्टीपल π/2 नहीं डालेंगे। n इंटीजर है यहाँ पे। इसके जो आंसर निकल के आते हैं वो जो कॉस में आते हैं वो नहीं आएंगे यहाँ पे। ग्राफ को तैयार कर लेता हूँ। एक बात और बताना चाहता हूँ, देखना साइन का कॉस सेक का ग्राफ बनाने के लिए पहले हमको कॉस का ग्राफ बनाना होता है, अच्छे से समझने के लिए। इसको कॉस का ग्राफ ऊपर 1 नीचे -1 तक जाता है, ये पॉइंट बहुत क्लियर है आपके दिमाग में। कॉस का ग्राफ बना रहा हूँ पहले 0 पे 1, 90 पे 0, पाई पे -1। ये कॉस का ग्राफ 3 π/2 पे 0, 2 पाई पे 1, फिर 5 π/2 पे 0, -90 पे 0, -पाई पे -1, इधर 0। ऐसे ग्राफ बना बेटे। ये कॉस का ग्राफ है। अब इस आपको सेक का ग्राफ बनाना है, कॉस का ग्राफ नहीं बनाना। तो आपको क्या करना है बच्चों, ये कॉस की जो इमारत दिख रही हैं इन्हीं पर एक एक मंजिल बिल्डिंग और बना देनी है, ऊपर डबल स्टोरी कर देनी है। ऐसे जो बिल्डिंग दिख रही हैं, जो लूप दिख रहे हैं, उनको एक एक मंजिल और बना दीजिए। इसके ऊपर भी एक मंजिल और बना देता हूं। तो ये देखना ऐसे एक शर्त को और पालन करा दो। इससे क्या 90 पे ग्राफ डिफाइन नहीं है तो यहाँ लाइन डाल दो, ये ग्राफ इस लाइन को टच नहीं करेगा। 3 π/2 को भी ग्राफ टच नहीं करेगा। ऐसे ही 5 π/2 इन लाइनों से दूर रहेगा ग्राफ। -90 वाली लाइन के पास नहीं भटकेगा ग्राफ आपका बिल्कुल भी। -3 π/2 वाली लाइन से भी दूर रहेगा। तो ये सेक एक्स का ग्राफ बनाया है आपके लिए, जिसमें पहले कॉस का ग्राफ बना दिया गया है और कॉस के ग्राफ की हेल्प से हमने सेक एक्स का ग्राफ बनाया। दिस इज व्हाट आई हैव डन। अब पुराने वाले ग्राफ को हटा लेना है आपको। इस ग्राफ को हटा दीजिए तो ये बाकी जो बच गया ऊपर ऊपर, ये आपका सेक एक्स का ग्राफ। लास्ट बचा है इसमें बच्चों कॉसेक एक्स का ग्राफ। कॉसेक एक्स का ग्राफ पहले साइन का ग्राफ बनाना पड़ेगा। इसके लिए इसकी डोमेन क्या है, r-n π। आंसर जो साइन में आते हैं उनको हटा दो। ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं इसका। -π, -3 π/2, -2 पाई, दिस इज 1, दिस इज -1। साइन का ग्राफ बनो -1 के दायरे में रहता है। साइन का ग्राफ 0 पे 1, 90 पे 0 पे 0, 90 पे 1, पाई पे 0, 3 पाई पे -1। ऐसे साइन का ग्राफ बना। अब कॉसेक का ग्राफ बनाने के लिए बेटे आपको इसकी एक एक मंजिला बिल्डिंग पर दोबारा एक और बिल्डिंग बना दीजिए। सिंपल, कभी भूलेंगे ही नहीं आप इस ग्राफ को। और जहाँ पे डिफाइन नहीं है वहाँ लाइन डाल दो। पाई पे डिफाइन नहीं है, 2 पाई पे डिफाइन नहीं है, इनको छुएगा नहीं ग्राफ। ये कॉसेक एक्स का ग्राफ है। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ आ रहे हैं। और किसी उलझन के केस में, किसी परेशानी के केस में आप डायरेक्टली जब क्लास होगी आपकी जूम पे, यू कैन आस्क इट। देखना इस चीज़ को आपके सामने लाए जाने के पीछे एक वजह है।
ये ग्राफ आपको समझाए जा रहे हैं, उनके पीछे एक खास वजह है बेटे। यस प्लीज। तो ग्राफ की यूटिलिटी को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताइए, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन sin x इज इक्वल टू एक्स बाई 10। ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, इसके 4 सॉल्यूशन होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे या 7। बच्चों इस क्वेश्चन को करने के लिए केवल एक टेक्निक काम करेगी, वो है इसका ग्राफ्स। sin x का ग्राफ बनाएंगे और राइट हैंड साइड का ग्राफ। तो देखना एक बात समझनी पड़ेगी, इसका ग्राफ बनाने के लिए आपको पता है इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में जाती है, का मतलब हुआ इसकी वैल्यू भी -1 से 1 के बीच में गई। मल्टीप्लाई कर दिया तो x की वैल्यू -10 से 10 के बीच में डालनी है, बस आपको इतने दायरे में ग्राफ बनाना। एक बात और समझें बच्चे, तो देखना ये जो 10 वैल्यू लिखी हुई है ये 3 पाई के पास लिखी हुई है, क्योंकि पाई की जो वैल्यू होती है वो 3.14 होती है, तो ये वैल्यू इसके पास लिखी हुई। ऐसे इस वैल्यू को -3 पाई के पास बोला जाएगा। यानी मैं इस बात से ऐसे समझ पा रहा हूं कि आपको ग्राफ -3 पाई से 3 पाई के बीच में बनाना है। नाउ आई एम रेडी टू ड्रॉ द ग्राफ। अब आप समझिएगा। पाई बाई 2 पाई, 3 पाई बाई 2, 2 पाई, 5 पाई बाई 2 एंड दिस इज लास्ट 3 पाई। इधर आइए, -पाई बाई 2, -पाई, -3 पाई बाई 2, -2 पाई, -पाई बाई 2, -पाई, -3 पाई बाई 2, -2 पाई, -5 पाई बाई 2 और -3 पाई। इधर भी उसी दायरे में बढ़ जाइए, 5 पाई बाई 2 एंड दिस इज 3 पाई। देखना साइन का ग्राफ ऊपर 1 नीचे -1 तक चलेगा, तो साइन का ग्राफ 0 पे 0, 90 पे 1, पाई पे 0। पहले साइन का ग्राफ -1, 2 पाई पे 0, ऐसे करके ग्राफ चला। आगे ये 9.42 की वैल्यू है आपके सामने, लेकिन हमें 10 तक जाना है, तो जैसे वैल्यू आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर कहीं 10 वाला पॉइंट है आपका, इधर। ऐसे ही पीछे लौटिए, और 10 वाला पॉइंट कहीं इसके पीछे यहाँ पर रहेगा। अब ये साइन का ग्राफ हो गया। अब इसका ग्राफ बनाइए। एक बार 0 डालिए इसमें, तो 0 पे 0, 10 डाल दो x की वैल्यू तो 1, 10 डालने पे आंसर यहाँ पे आएगा। इन दोनों पॉइंट्स को मिला दो ऐसे करके, ऐसे ही -10 डालोगे तो -1 यहाँ पे आंसर आएगा इसका कहीं, इसको इससे मिला दो। तो गौर से देखना बच्चों, दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को काउंट कर लो, कितनी जगह पे ये मीट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये दोनों ग्राफ्स आपस में 7 प्लेसेस पे आपस में मीट करते, इंटरसेक्ट करते। तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन 7 होंगे। तो आज के लिए स्टूडेंट्स क्लास का टाइम यहीं है आपके लिए ख़त्म हो रहा है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, और यहाँ से आगे अगली क्लास में पढ़ेंगे। सो दिस इज ऑल, थैंक यू।